गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 101 ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिप्रोडक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन बताया था और उसके साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम शुरू कर चुके थे। बाकी सारे मेथड्स आपने पढ़े, जैसे आपने पढ़ा स्पोरुलेशन बीजाणु निर्माण, आपने इससे पहले पढ़ा बर्डिंग या मुकुल निर्माण की प्रक्रिया, उससे पहले आपने डिस्कस किया इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है अलैंगिक जनन की जो विधि है उसमें आपने डिस्कस किया था फ्रेगमेंटेशन, फिजन। अब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसकी डिटेल पे आते हैं, ये आपको पढ़नी है। इससे पहले इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो है उनको एक बार मैं फिर ब्रीफ कर देता हूँ, फिर संक्षिप्त में यहाँ लिख देता हूँ। देखो, आपने ये पढ़ा है, ये लॉर और जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। ठीक है, निम्न और सरल संगठन जिन जीवों का है बच्चों, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली पाया जाता है, बहुतायत पाया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन या अति सामान्य आप ये कह सकते हैं किसमें होगा, जिन ऑर्गेनिज्म का सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, सरल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा आप कहते हैं ये एकल जनकीय है, यूनिपेरेंटल ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिपेरेंटल ये है। उसके बाद आप कहेंगे यहां दो विशिष्ट बातें, युग्मक निर्माण नहीं, युग्मक निर्माण नहीं। और बच्चों, युग्मक निर्माण अगर नहीं होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये निषेचन भी आप कह सकते हैं, नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं डॉटर प्रोजेनी, संतति जो है, ये संततियां, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं जेनेटिकली आइडेंटिकल, आनुवांशिक रूप से समान। ठीक है, ये पहले मैंने बता रखा है आपको, आनुवांशिक रूप से समान होंगी। और फाइनली आप बनेंगे बताएंगे इसमें, देखिए इसीलिए ये जो है वो वेरिएशंस को लीड नहीं करवाता, विभिन्नताओं को बढ़ावा नहीं, विभिन्नताओं को बढ़ावा नहीं देता, विभिन्नताओं को ये बढ़ावा नहीं देता। अतः इस केस में आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं जैव उद्विकास के प्रक्रम में, जैव उद्विकास के प्रक्रम में महत्वपूर्ण योगदान नहीं, महत्वपूर्ण योगदान इसका नहीं होता। ठीक है, अब देखो आओ मेथड्स, पिछले लेक्चर से मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। आपने सबसे पहले पढ़ा था फिजन, विखंडन। इस फिजन या विखंडन की प्रक्रिया में आपने देखिए बाइनरी फिजन पढ़ा, मल्टीपल फिजन पढ़ा, ट्रांसवर्स पढ़ा, लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ा, इरेगुलर पढ़ा, सारे एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। फिजन के बाद स्टूडेंट्स आपने डिस्कस किया था फ्रेगमेंटेशन, खंडन। आप कह रहे थे तंतुमयी सहवाल और ब्रायोफाइट्स और ये वो जो सब हैं, इनमें बॉडी पार्ट डिटैच हो जाता है, जितने पार्ट बनते हैं उतने ही आप कह सकते हैं नए जीव बन जाते हैं। स्पोरुलेशन, ये आपने बच्चों पढ़ा था बीजाणु निर्माण। इसके अलावा आपने डिस्कस किया था बर्डिंग, और फाइनली अब हम यहां बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन।
तो देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, कायिक प्रवर्धन कैसे संपन्न होता है, इसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नोट करते जाएं आप साथ साथ। कायिक प्रवर्धन आप ये जानते हैं पादपों में अति सामान्य विधि है ये, ठीक है। और कायिक प्रवर्धन जो है वो कौन से ऑर्गन से होता है, तो सबसे पहले मैं कह सकता हूं बाय स्टेम। देखिए तने द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स रूट्स, जड़ें जो हैं वो भी कायिक प्रवर्धन दर्शाती हैं। मॉर्फोलॉजी में आपको दे रखा है, जैसे डहेलिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा सीसम एक कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है, इसकी जड़ें कायिक प्रवर्धन दर्शाती हैं। ब्रायोफिलम स्टूडेंट्स दे रखा है, जिसमें लीफ जो है वो कायिक प्रवर्धन दर्शाती है, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया संपन्न करती है और विशिष्ट प्रकार की कलिका संरचनाएं बन सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें मैं ये लिख रहा हूं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन में पादप में विशिष्ट कायिक प्रवर्धन, पादप में विशिष्ट कायिक प्रवर्ध निर्मित होते हैं। विशिष्ट कायिक प्रवर्ध निर्मित होते हैं और ये जो कायिक प्रवर्ध हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इनको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो देखो विशिष्ट कायिक प्रवर्ध जो निर्मित होंगे वो कैसे कैसे होंगे, कौन से होंगे, स्टेम पे सबसे पहले हम आएंगे। उससे पहले एक और डिटेल थोड़ा सा आपको क्लियर हो, विशिष्ट कायिक प्रवर्ध की बात की गई यहाँ। जो दूसरा मेथड है वो मैंने उस चार्ट में वैसे लिख दिया था, आर्टिफिशियल मेथड। ये नेचुरल है सारे, ये कैसे होंगे, नेचुरल आप कहेंगे प्राकृतिक मेथड है। आर्टिफिशियल में देखो ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्राफ्टिंग, रोपण जिसको बाल को कहा जाता है, रोपण। और दूसरा माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन इसको आप कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ये भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो देखो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेम की जहाँ तक बात करें तो स्टेम में जो कायिक परिवर्धन की प्रक्रिया है, प्रवर्धन की प्रक्रिया है सॉरी, उस कायिक प्रवर्धन में आपने जैसे ट्यूबर पढ़ा है, कंद पोटैटो में, ठीक है, राइजोम पढ़ा होगा इसी तरीके से जिंजर में या अदरक में। तो ये सब जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रियाएं दर्शाते हैं, इनकी डिटेल हम पढ़ते हैं। देखो एक तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन आ जाइए सबसे पहले आप। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हिंदी लिख रहा हूं, भूमिगत रूपांतरण। ये बच्चों भूमिगत रूपांतरण आपको देखने हैं, हर एक का एग्जाम्पल हम यहां मेंशन करेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास क्या है, ए ट्यूबर, ये है कंद, और ट्यूबर या कंद में आप कह सकते हैं जैसे इस तरीके से जो पोटैटो है इसमें ये ट्यूबर या कंद बनता है। एग्जाम्पल आपके पास पोटैटो है, आलू, और इसमें किसी भी कंद भाग को या ट्यूबर पार्ट को अगर आप कट करके, मतलब कोई भी पीस जो है, टुकड़ा है आलू का, उसको अगर कट करके आप सॉइल में प्लेस कर देते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो है वो क्या कर देगा, न्यू प्लांट, न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर देगा। ये एग्जाम्पल है आपके पास फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। सेकंड बी, देखिए ये है राइजोम। राइजोम को कहा जाता है प्रकंद, जो राइजोम है वो है प्रकंद।
और जो राइजोम प्रकंद है इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। इसमें एग्जाम्पल आपके पास है अदरक, और आप ध्यान रखें इसमें एग्जाम्पल जो अदरक है ये शो करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपने सुना होगा वर्ड, क्षैतिज वृद्धि। ठीक है, तनुवेड्स मनु जो फिल्म है उसमें कंगना रानौत कहती है, वो जो हीरो होता है आर माधवन, सेकंड की बात कर रहा हूँ, इन दिनों खाली हैं आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये आदमी अदरक की तरह कहीं कहीं से भी बढ़ रहा है, मतलब कहीं से भी बढ़ जाता है ना ऐसे, ये वाला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ राइजोम। सी, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखना है कॉर्न, कॉर्न, घनकंद, घनकंद, और ये जो घनकंद है इसमें और इसमें फर्क ये है, यहां ग्रोथ इस तरीके से होगी स्टूडेंट्स, वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है, एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कोलोकेशिया, इसके अलावा जमीकंद। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। और फाइनली आप कहेंगे इसमें बल्ब, जो आप जानते हैं बहुत कॉमन है बल्ब भी, डी इधर लिख रहा हूं मैं। कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्क कंद, ये लीजिए सल्क कंद। तो इसमें आपने ऐसे देखा होगा, देखो इस तरीके से जो ऑनियन है, प्याज है, इसमें ये रिड्यूस्ड स्टेम होता है स्टूडेंट्स, हासित तना होता है। ये जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको आप बोलेंगे रिड्यूस्ड स्टेम। और यहाँ से ये जो रूट्स निकलती हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही कर देती हैं। तो बल्ब जो है इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं अनियन, प्याज। ठीक है, तो ये बालकों हुआ भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण के अलावा आगे कुछ रूपांतरण जो है उनको पढ़ लेते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको यहां से हटा रहा हूं मैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आपने। अगला देखिए स्टेम मॉडिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट आपने पढ़ा इसमें भूमिगत रूपांतरण, ए, बी वायवीय रूपांतरण पे आ रहे हैं हम। वायवीय रूपांतरण, देखो बच्चों वायवीय रूपांतरण जो होंगे इसमें भी सारे एग्जांपल्स आपको मॉर्फोलॉजी में भी दे रखे हैं, यहाँ एम्ब्रियोलॉजी में भी दे रखे हैं। कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आया भी है, तो ये आपको पढ़ने हैं। ये है रनर, सकर, स्टॉलन और ऑफसेट। तो इसमें देखो फर्स्ट रनर। ठीक है, रनर में देखिए क्या होगा, जैसे ये सतह है, यहां इस तरीके से स्टेम जो है इसका तना जो होगा वो क्रीप करता हुआ होगा, क्रीपिंग स्टेम होगा। दूब घास इसका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्रीपिंग स्टेम के साथ, विसर्पी तने के साथ। तो आप देखिए ये मेन स्टेम ये क्रीप करता हुआ है, और जो नोड पार्ट है उस नोड पार्ट से नीचे की तरफ रूट्स निकल रही हैं और ऊपर की तरफ वायवीय शाखाएं जो हैं वो इसमें विकसित हो जाती हैं। तो इसका कैरेक्टर क्या हुआ, स्टेम क्रीपिंग। क्रीपिंग को आप कहते हैं विसर्पी, स्टेम क्रीपिंग, या फिर क्या हुआ बच्चों विसर्पी। विसर्पी तना इसमें होगा। नोड पार्ट से आप ये कह रहे हैं पर्व संधि भाग से रूट्स और वायवीय शाखन इसमें हो जाता है।
और इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं साइनेडॉन डेक्टाइलॉन, दूब घास। ठीक है, ये आपके पास हुआ पहले रनर। दूसरे पे आ रहा हूं मैं, बी शक्कर। इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जैसे पुदीना जो है वो शक्कर का एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो डायग्राम देखो, जैसे ये भूमि की सतह अगर है, ये मुख्य तना इसका होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही ये है कि इसका जो स्टेम होता है, तना, वो ऑब्लिक्यू कंडीशन में होता है स्टूडेंट्स। कैसी कंडीशन में? ऑब्लिक्यू, त्रियक या तिरछा होगा। ऑब्लिक्यू होगा, त्रियक या तिरछा होगा। और इसमें देखिए ये स्थिति है, ये ऑब्लिक्यू कंडीशन है। ठीक है, तो स्टेम ऑब्लिक्यू कंडीशन में होगा, त्रियक होगा। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, शक्कर का एग्जाम्पल आपके पास है मिंट, पुदीना। ठीक है, ये कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, आप बहुत क्लियरली ये बात मेंशन कर लें, शक्कर का एग्जाम्पल आपके पास पुदीना है। ठीक है, थर्ड है बच्चों स्टोलन। ये जो स्टोलन है, इसमें देखिए क्या होगा, जिगजैग मोशन में स्टोलन, ये सरफेस के साथ ऐसे जिगजैग मोशन में स्टेम होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ, ये देखिए क्या कर सकता है, जैसे कोई भी ऑब्स्टेकल आया, अवरोध आया, उस अवरोध को ये पार करने में सक्षम है। जो अवरोध है, अवरोध को पार करने में ये सक्षम है। ऑब्स्टेकल या अवरोध को पार करने में ये सक्षम है। तो अवरोध को पार कर नया वृद्धिकारी क्षेत्र विकसित कर लेता है। वृद्धिकारी क्षेत्र विकसित कर लेता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपको स्ट्रॉबेरी मिलेगा, फ्रेगरेरिया। फ्रेगरेरिया स्ट्रॉबेरीज का एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अवरोध पार कर नया वृद्धिकारी क्षेत्र विकसित कर लेता है। तो देखो तना ऐसे इसमें जिगजैग मोशन में चलता है। ठीक है, ऐसे ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट डी है इसका ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है उसमें भी आपको पता है, थोड़ा सा इधर बना देता हूं क्योंकि यहां से आपको दिखेगा नहीं। ऑफसेट में इंटरनोडल पार्ट स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाता है, और जो नोड पार्ट है स्टूडेंट्स, नोड पार्ट पे से टफ्ट्स ऑफ रूट्स एंड रोजेट ऑफ लीव्स विकसित होता है। रोजेट, आपने ये वर्ड सुना होगा, उधर फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। इस तरीके से जो नोड पार्ट है वहां से आप कहेंगे मूलों के गुच्छे, टफ्ट्स ऑफ रूट्स। ठीक है, और लिखा जाता है रोजेट ऑफ लीव्स। गुलाबवत पर्ण, गुलाब की पत्तियों की तरह एक साथ जो है गुलाब के पुष्प में जो अरेंज होते हैं पेटल्स, उनकी तरह पत्तियां इस प्रकार से गुच्छे में अरेंज हो जाती हैं। और ये ऑफसेट का एग्जाम्पल आपके पास है आइकोर्निया।
ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके पास हुआ आइकोर्निया, एनसीईआरटी यहाँ आइकोर्निया और पिस्टिया आपको लिख के दे रही है। तो ये हुए स्टूडेंट्स कौन से मॉडिफिकेशन, सब एरियल बेसिकली इनको कहा जाता है, अर्धवायवीय रूपांतरण कहा जाता है। वायवीय के बजाय अर्धवायवीय लिखें, ज्यादा सही होगा, अर्धवायवीय रूपांतरण। देखो, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, ठीक है ना, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारी का, ये इनको एग्जैक्टली कहा जाता है। रनर ये ऊपर ऊपर चलता है तो इसको कहा जाता है ऊपरी भूस्तारी, ठीक है। अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारी का, ये स्टूडेंट्स, इनमें फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए इंग्लिश के वर्ड ही ध्यान रखें। ये अर्धवायवीय रूपांतरण है, इन सब में कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए देखिए आपने पढ़ा रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट, 4 एग्जांपल्स आपके पास हैं अर्धवायवीय तने के, ये रूपांतरण है, ठीक है। ये अर्धवायवीय तने के स्टूडेंट्स रूपांतरण है, क्लियर है। अब इसके बाद में देखिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं जो आपको दे रखा है बाय रूट्स। इसमें आपको, जैसा मैं कह रहा था, डेल्बर्जिया सीसो, डेल्बर्जिया ये लिख देते हैं सीसम, इसके अलावा आप कह सकते हैं शकरकंद, आइपोमिया बटाटस, आइपोमिया बटाटस ये शकरकंद है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लिखते हैं डहेलिया, ये आप लिखें मूल का कोई भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है, आप कहेंगे मूल का कोई भाग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये हुआ डहेलिया। सतावर, इसके साथ मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल दे रखा है। डहेलिया आप यहां ध्यान रखें, मूल का कोई भाग नए पादप में परिवर्तित हो जाएगा, सीसम है ये। इसके अलावा देखो ये लीफ वाला जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं। तो अगला आप मेंशन कर लें ब्रायोफिल्लम, ये जो ब्रायोफिल्लम है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है पत्थर चट्टा। और आपको पता होना चाहिए जो ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा है, इसकी जो पत्तियां हैं उस पर लीफलेट्स बनते हैं, लीफलेट बर्ड्स कह सकते हो आप। जैसे ये लीफ पार्ट है तो मार्जिन पर देखिए इस तरीके से लीफलेट बर्ड्स इसमें डेवलप हो जाते हैं, लीफ बर्ड्स इसमें डेवलप हो जाते हैं। ये लीफ बर्ड्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन को संपन्न करवाते हैं। ये आप कहेंगे लीफ बर्ड्स। प्लांट से डिटैच होकर ये न्यू इंडिविजुअल नया इंडिविजुअल प्लांट बनाने में सक्षम है, कैपेबल है। तो ये हुआ आपके पास ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम पत्थर चट्टा जिसमें लीफ का पार्ट या लीफ पर जो बड बनता है, जो कलिका बनती है, पर्ण कलिका, ये पर्ण कलिका, पर्ण कलिका स्टूडेंट्स जो बनती है, ये पर्ण कलिका यहां से विच्छेदित होकर, अलग होकर
नया पादप बनाने में सक्षम है, नया पादप बना देती है। एक और एग्जाम्पल आपको दे रखा है, बुलबिल्स जो है उसको और देख लेते हैं। बुलबिल्स, और देखिए बुलबिल्स में, बुलबिल्स किस में बनते हैं? अगेव, इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने आपको डायग्राम इस तरीके का एक दे रखा है, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये बुलबिल्स अगेव, इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आप कहेंगे नया इंडिविजुअल बनाने की कैपेबिलिटी इसमें भी, ये है बुलबिल्स। और एग्जाम्पल आपके पास है अगेव, जिसके द्वारा कायिक परिवर्धन की प्रक्रिया जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसमें इस तरीके से ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग, और नया प्लांट पार्ट डेवलप यहां से हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ बुलबिल्स एंड अगेव। अब उसके बाद देखिए अगला जो है वो आपको डिस्कस करना है माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? ग्राफ्टिंग जो है वो पुराना ट्रेडिशनल मेथड था। एक में पर्टिकुलर किसी प्लांट के पार्ट में, किसी पादप के भाग में किसी दूसरे पादप का कायिक प्रवर्धन वाला प्रोसेस जो है वो संपन्न करवाया जाने की प्रक्रिया थी माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। चलो इसको भी हटा ही देते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन, तो अगला टाइटल आप लिखें माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, न्यू प्लांटलेट्स जो हैं ये बना लिए जाते हैं इन लेबोरेटरी कंडीशंस। प्रयोगशाला परिस्थितियों में नए पादपक विकसित कर लिए जाते हैं, और ये एक तरीके से आप कहिए किसमें इंपॉर्टेंटली प्लांट टिश्यू कल्चर, पूरा मेथड आपको पढ़ाया जाएगा। प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन है, उसमें आप कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स निर्मित कर लिए जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, विधि है, ये है माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। माइक्रो प्रोपेगेशन या फिर ये है सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। और इसमें आप लिखें पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में पादपक निर्मित कर लिए जाते हैं। पादपक किसमें? पादप उत्तक संवर्धन में। इसीलिए इसको आर्टिफिशियल मेथड्स बच्चों हमने कहा है। ये लीजिए, तो ये देखो सारा इंफॉर्मेटिव मैटर था, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार फिर से इसको देख लें फटाफट आप। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन हम पढ़ रहे हैं, और हमने कहा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया स्टेम के द्वारा करवाई जा सकती है, रूट के द्वारा करवाई जा सकती है, लीफ के द्वारा करवाई जा सकती है। एक बुलबिल्स हमने अलग एग्जाम्पल लिखा, और इसके अलावा कृत्रिम मेथड्स हैं जिसमें ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन है। ठीक है, तो देखो स्टेम के द्वारा आपने कहा भूमिगत रूपांतरण है, ट्यूबर, राइजोम, कॉम, और इसके अलावा बल्ब। ठीक है, कंद, प्रकंद, घनकंद और सल्ककंद, चारों एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। जहां डायग्रामेटिक रिक्वायरमेंट थी वो मेंशन कर दिया है।
इसके अलावा स्टेम का दूसरा रूपांतरण जो था वो आपने देखा अर्धवायवीय रूपांतरण, रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट। ये चारों एग्जाम्पल के साथ आपके पास है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमने रूट्स के एग्जाम्पल लिखे, डलबर्जिया और आपने कहा आइपोमिया और डहेलिया, ये जो है इनमें मूल का कोई भाग डिटैच होता है, अलग होता है पादप से, मूल पादप से, और क्या कर देता है, नया प्लांट बनाने की क्षमता रखता है, नया प्लांट बना देता है। आपने लीफ की बात की तो लीफ बड जो है, ये लीफ बड का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, तो आपने कहा पत्थर चट्टा जो है इसमें लीफ बड का फॉर्मेशन होता है, और ये पत्थर चट्टा जिसको ब्रायोफिल्म आप कह रहे हैं उसके द्वारा नया पादप या नया इंडिविजुअल बन जाता है। देखो ये मैंने लिखा न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद ये आर्टिफिशियल मेथड थे, आर्टिफिशियल मेथड में सिर्फ एक हमने डिस्कस किया, यही हमारे काम का है और हमारे सिलेबस में भी है, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये देखो वेजिटेटिव मेथड कंप्लीट होता है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपने डिस्कस करना था वो आपके पास कंप्लीट है। अब हमें ये डिस्कस यहां से करना है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नेचर में लाया गया, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था, अलैंगिक जनन जो था, वो सरल विधि थी। वहां नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या जीव बनाने की दर या जो संख्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो रेट है, गुणन की दर जो है वो काफी ज्यादा थी, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे और उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करते हुए अगले लेक्चर में हम बात करने लगेंगे या करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो सेकंड चैप्टर आपका है। इस फर्स्ट चैप्टर का जो बाकी का कंटेंट है मैं उसके साथ साथ ही जो है वो कंटिन्यू करता रहूंगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है। ये मैं जैसा अभी आपको कह रहा था कि नेचर में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया, प्रकृति में सबसे पहले एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आया, उसके बाद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो जटिल है और धीमी गति से होता है, या उसका जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो स्लो है। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आप कहेंगे सिंपल, सरल प्रक्रिया है, एंड फास्ट। तो फास्ट का मतलब मैं लिख सकता हूं रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणन की दर तीव्र है, तीव्र गुणन दर, तीव्र गुणन दर, क्लियर। लेकिन अब हम बात ये कर रहे हैं कि नेचर में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे देखो किंगडम मोनेरा के जो जीव हैं, मोनेरा के जो जीव हैं, बैक्टीरिया की बात अगर हम करें तो उनमें परफेक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और बैक्टीरिया आप जानते हैं सबसे पहले नेचर में एग्जिस्टेंस में आया है। तो ये जो बैक्टीरिया है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ कैसे गए। अगला आप कहते हैं मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। तो यहाँ जो प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, यहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स ये प्रारंभ हो गया, लैंगिक जनन यहाँ से प्रारंभ हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन सिंपल सरल प्रक्रिया थी, सरल होने के साथ साथ तीव्र गुणन दर थी। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। और जटिल होने के साथ साथ आप ये कह सकते हैं ये स्लो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्लो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है, जटिल है। तो एसेक्सुअल के बजाय फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में क्यों लाया गया, तो इसका सीधा रीजन समझिए। कुछ बच्चे इसका कारण देते हैं कि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशंस को या विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है, इसलिए नेचर में इंट्रोड्यूस करवाया गया। देखिए ये आप कह सकते हैं उसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विभिन्नताओं को या वेरिएशंस को लीड करवाना या बढ़ावा देना। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रही, उनको थोड़े ना ये पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किया जाए तो वेरिएशंस या विभिन्नताओं को बढ़ावा मिलेगा या जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी। ऑर्गेनिज्म तो ऐसा नहीं जानती थी। तो हुआ क्या
आप कहेंगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही, अलैंगिक जनन कर रहे जो जीव थे वो नेचर में या प्रकृति में जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस फेस करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं, ये जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस फेस करते हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशंस फेस करने से क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में ढाल लिया, एक आप ये कह सकते हैं जटिल प्रक्रिया में ये अपने आप को ले गए। तो उस खराब टाइम से ओवरकम करने के लिए, वो जो खराब परिस्थितियां थी उनसे बाहर निकलने के लिए इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जब ये गए, तो आप ये कहिए इनमें सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगा। सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने के साथ साथ गैमेटोजेनेसिस जैसी जटिल प्रक्रिया हुई, जिसको आप कहते हैं युग्मक निर्माण। गैमेटोजेनेसिस जैसी प्रक्रिया हुई जिसको युग्मक निर्माण कहते हैं, और इस गैमेटोजेनेसिस से या युग्मक निर्माण की प्रक्रिया से फिर आगे जो है वो हुआ जो की इवेंट था फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकल कर सामने आया जो आनुवांशिक विविधताओं को बढ़ावा देने के साथ साथ आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट को या उत्पाद को बना रहा था। तो अल्टीमेटली एक लाइन में आप आंसर ये कर सकते हैं, नेचर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाए जाने का कारण था, आप कहेंगे लैंगिक जनन का प्रारंभन या लैंगिक जनन का प्रादुर्भाव। लैंगिक जनन का प्रारंभन, लैंगिक जनन शुरू में आया या लैंगिक जनन इंट्रोड्यूस हुआ, इसका जो प्रारंभन है ये लैंगिक जनन का प्रारंभन, लैंगिक जनन का प्रारंभन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों द्वारा जटिल प्रक्रम को अपना लेने के कारण हुआ है, अपना लेने के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चों आप कह सकते हैं ये रीजन है। बेसिकली क्या रीजन है कि लैंगिक प्रक्रम का प्रारंभन या आरंभन जीवों में इसलिए हुआ, सिंपल प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में अपने आप को ले आए, जिससे टाइम स्पेंड कर सके, जिससे लंबी समयावधि वो निकाल सकें। और लंबी समयावधि जब निकली तब आप कहेंगे सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगा, लैंगिक अंगकों का निर्माण हुआ, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया हुई, और फर्दर मतलब आगे निषेचन की प्रक्रिया के बाद में क्या किया जा सका, निषेचन की प्रक्रिया के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंफर्म किया जा सका। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो था जीवों में, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशंस को लीड नहीं करवाता था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बने हुए ऑर्गेनिज्म है उसको स्टूडेंट जस्ट लाइक एज द क्लोन आप कहते हैं कि वो क्लोन की तरह होता है, किसी भी प्रकार से वेरिएशंस या विभिन्नताओं को वो बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, अब देखो कुछ और टर्म्स जो हैं उनकी बात हम करते हैं। यहां एक आपको दे रखा है कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं और एक सीजनल ब्रीडर होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। कंटिन्यूस ब्रीडर सतत प्रजनक, और एक होते हैं जिनको आप कहते हैं सीजनल ब्रीडर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, एक थ्रू आउट लाइफ स्पान कंटिन्यूटी में जो है वो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। तो एक तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें सतत प्रजनक होंगे, सतत प्रजनक, और दूसरा आप कहेंगे सीजनल, मतलब जो पर्टिकुलर किसी सीजन में मौसमीय प्रजनक कह सकते हैं आप, सीजनल ब्रीडर्स। मौसमीय प्रजनक, ये है कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। ठीक है, तो आप लिखें लाइफ स्पान या जीवन काल के दौरान, संपूर्ण जीवन काल के दौरान
सक्रिय प्रजनक के रूप में, मतलब कभी भी जनन कर सकते हैं, सक्रिय प्रजनक के रूप में उपस्थित, सक्रिय प्रजनक के रूप में ये उपस्थित होंगे, सक्रिय प्रजनक के रूप में ये पाए जाएंगे। सीजनल ब्रीडर्स क्या हैं? आप कहेंगे विशेष जलवायुवीय परिस्थितियों में प्रजनन करते हैं, विशेष जलवायु परिस्थितियों में ये प्रजनन को संपन्न करते हैं, ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कंटिन्यूस ब्रीडर और ये दूसरा जो है वो हुआ सीजनल ब्रीडर। अब देखो, जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन या प्रादुर्भाव कैसे हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आया, ये तो आपने क्लियर कर लिया। लेकिन आपको प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें एक बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा, बड़ी विभिन्नता उसमें आपको देखने को मिलेगी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखो फ्लावरिंग होती है। ठीक है, ये कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। एंजियोस्पर्म्स आप जानते हैं फ्लावरिंग करते हैं। अब इसमें फ्लावरिंग का जो प्रोसेस होता है, इस दूसरे से इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं सीजनल ब्रीडर से। किसी पर्टिकुलर सीजन में ये फ्लावरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, उसने ये फ्लावर प्रोड्यूस किए, ये टाइम इंटरवल एक आया, फिर फ्लावर्स प्रोड्यूस किए, फिर आप कह सकते हैं एक टाइम इंटरवल आया और फिर फ्लावर्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो ये फ्लावरिंग सीजन एक तरीके से उसके हम देख रहे हैं। फर्स्ट फ्लावरिंग सीजन ये कह दीजिए आप, सेकंड ये कह दीजिए फ्लावरिंग सीजन थर्ड। इस तरीके से प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करता है। अब कुछ पादपों में तो अगर आप ये देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये हर एक सीजन में फ्लावर्स बनते हैं। कुछ प्लांट्स में कई साल टाइम इसमें ले लिया जाता है और कुछ प्लांट्स हैं उनमें बहुत एक्सट्रीम टाइम लिया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो जैसे आपको दे रखा है, मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्लावरिंग फिनोमिनन है उसको डिस्कस कर रहा हूं। और फ्लावरिंग में भी आपको यहां जो एग्जांपल पढ़ना है वो एग्जांपल है अनयूजुअल फ्लावरिंग, असामान्य पुष्पन। अनयूजुअल फ्लावरिंग, इसको आप कहेंगे असामान्य पुष्पन। जैसे एक पर्टिकुलर सीजन के बाद होता रहा, हर एक साल किसी पर्टिकुलर सीजन में, हर एक वर्ष किसी विशेष जलवायु परिस्थिति या मौसमी परिस्थिति में पादप में पुष्प बनते हैं, तो ये सामान्य है। असामान्य क्या हो सकता है? देखो, एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, बेम्बो जो बांस है, इसमें आपको दे रखा है कि 50 से 100 ईयर्स में, 50 से 100 सालों में एक ही बार पुष्पन होता है। 50 to 100 ईयर्स में एक ही बार पुष्पन, एक बार ही पुष्पन होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये हैं मोनोकार्पिक, एक बार फलनी। ठीक है, एक ही बार इनमें पुष्पन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको दे रखा है, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, ये आपने सुना होगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नीला कुरंजी। नीला कुरंजी में आप ये कह सकते हैं 12 वर्षों में एक ही बार पुष्पन। ठीक है, 12 ईयर्स में एक ही बार पुष्पन होता है। इसको आप कहते हैं स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। तो देखो, ये वेरिएशन क्यों है? स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना में 12 वर्षों में पुष्प बनते हैं। जैसे यहां आपने कहा फर्स्ट फ्लोरिंग ये हो गई, अब ये सेकंड टाइम फ्लोरिंग हुई इस प्लांट में, या सेकंड सीजन फ्लोरिंग का आया, तो इसको स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं ये इंटर फ्लोरिंग फेज है। कौन सा फेज है? इंटर फ्लोरिंग फेज, अंतर पुष्प
पुष्पीय प्रावस्था, इस इंटरफ्लोरिंग फेज को मैच्योर फेज कहेंगे या जुवेनाइल फेज कहेंगे? एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ऑब्वियस है ये किस फेज का पार्ट है? मैच्योर फेज का पार्ट है, मैच्योर फेज। क्योंकि जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज से तो पादप पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ कर रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गया था, तो जननिक प्रक्रम शुरू हो गया था। अब उसके बाद में दो पुष्पीय प्रक्रम जो है उनके बीच का समय आप कह सकते हैं इंटरफ्लोरिंग फेज, अंतर पुष्पन प्रावस्था। और इस इंटरफ्लोरिंग फेज या अंतर पुष्पन प्रावस्था को किस में इंक्लूड किया गया है? मैच्योर फेज में इंक्लूड किया गया है। इसको रिकवरी फेज भी आप कह सकते हैं, रिकवरी फेज। रिकवरी फेज क्यों कहा जा रहा है? पहले में फ्लावर बने, उसके बाद फ्लावर लॉस हो गए, तो फिर से फ्लावर्स का फॉर्मेशन ये करता है, इसलिए इसको कहा जा रहा है रिकवरी फेज। तो ये स्टूडेंट्स टाइम ड्यूरेशन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग क्यों है? मैं अभी आपको कह रहा था कुछ प्लांट्स में आप कह सकते हैं एवरी सीजन में आता है, कुछ प्लांट्स में बहुत लेट आता है। तो ये तो जो है इंटरफ्लोरिंग फेज के साथ फ्लोरिंग का प्रोसेस होना और एक समान समय अंतराल के साथ होना, ये आप जानते हैं क्या होगा? सामान्य पुष्पन। ये कौन सी प्रक्रिया होगी? सामान्य पुष्पन की प्रक्रिया होगी। एक निश्चित समय अंतराल बाद पादप में पुष्पन की प्रक्रिया होना। लेकिन जो अनयूजुअल फ्लावरिंग है, असामान्य पुष्पन है, उसमें आप देखिए 50 to 100 ईयर्स में बैम्बो में एक ही बार पुष्पन होता है। जो नीला कुरंजी स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना है, इसमें आप ये कह रहे हैं 12 वर्ष में एक ही बार फ्लावर बनता है। यहाँ स्पेसिफिक बात जो इस नीला कुरंजी से रिलेटेड है वो ये है, आप ध्यान रखें, ये मोनोकार्पिक प्लांट है, इसका मतलब एक ही बार फ्लावरिंग होती है। ठीक है, एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है कि वर्ष 2006 में इसमें पुष्पन हुआ था, तो ऑब्वियस है उसके 12 साल बाद 18 में हुआ है, 2018 में, 2018 में पुष्पन। और देखिए जब इसमें पुष्पन होता है तो आप कहेंगे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की पहाड़ी क्षेत्र ब्लू ट्रैक्स में बदल जाते हैं। तो ये क्या करता है? 12 वर्षों में एक ही बार पुष्पन करता है और पुष्पन के पश्चात आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स इसका लाइफ स्पान खत्म हो जाता है, डाई हो जाता है, नई जनरेशन या नया प्लांट जनरेशन आ जाता है। ठीक है, ये एबनॉर्मल फ्लावरिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल आपके पास है, नीला कुरंजी, जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये कहेंगे जो ये क्षेत्र हैं ये टूरिज्म की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लोग खूब विजिट करने जाते हैं, देखने जाते हैं कि 12 वर्ष बाद फूल खिला है, वो भी ऐसा देखने जाएंगे ही। ठीक है, 12 वर्षों बाद इसमें पुष्पन का आरंभन होता है, पुष्पन की प्रक्रिया जो है वो इसमें आती है। और ये जो है वो वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट्स हैं उस इलाके में स्टूडेंट्स ये आता है, जो भारत में अति विविधता वाले या जैव विविधता, उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र भी हैं। महाराष्ट्र के 16 फॉरेस्ट, एक और इन्फॉर्मेशन अगर इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखना चाहें तो जो 16 फॉरेस्ट है उस 16 फॉरेस्ट में ये काउंट होते हैं, जो महाराष्ट्र से भी कनेक्ट करते हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ जो जा रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, इस वेस्टर्न घाट वाले एरिया में आप ये कहेंगे ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये अलग है, ये वेस्टर्न घाट के एरिया से भी कनेक्ट करता है। तो ये नीला कुरंजी में पुष्पन इतना होता है। अब ये पुष्पन असामान्य क्यों है, इसको आप समझिए। तो देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, पुष्पन की जो प्रक्रिया है, इस पुष्पन की प्रक्रिया में प्लांट में जो वेजिटेटिव बर्ड है, ये वेजिटेटिव बर्ड स्टूडेंट्स फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट होती है, फ्लोरल बर्ड में। अब पुष्पीय कलिका को बनाने के लिए या कायिक कलिका को पुष्पीय कलिका में रूपांतरित करने के लिए जो आवश्यक स्थितियां, परिस्थितियां हैं, जैसे स्पेसिफिकली आप ये कह सकते हैं वेजिटेटिव बर्ड से फ्लोरल बर्ड बनाने के लिए जो रोल है वो हार्मोन्स का है। एक तो हार्मोन्स का है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कारिकीय परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा आप कहेंगे एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, जो पर्यावरणीय कारक हैं, इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी बड़ा रोल है।
तो ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुए और हॉर्मोन्स हुए, ये पुष्पीय कलिका को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब काई कलिका से पुष्पीय परिवर्तन करवाते हैं। अब ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है, ग्रोथ के चैप्टर में आपने पढ़ा है, ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है प्लांट के इंट्रासेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पर, अंतः कोशिकीय कारकों पर। और वो कारक हैं कौन से? सबसे पहली बात आप कहिए, जेनेटिक फैक्टर्स, वो हैं आनुवंशिक कारक। इसलिए इन पादपों में जो पुष्पन की प्रक्रिया है या इनमें जो फ्लॉरिंग सीजन होता है, ये फ्लॉरिंग सीजन स्टूडेंट्स हाईली वेरिएबल होता है। ये फ्लॉरिंग सीजन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। क्लियर? तो देखिए लेक्चर नंबर 101 में हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू, लीव्स के थ्रू और इसके अलावा बुलबिल से स्पेसिफिक स्टोरेज का एग्जांपल आपने डिस्कस किया है। इन सब से कैसे नया प्लांट बन सकता है इसकी बात आपने करी, ठीक है। इसके अलावा आपने माइक्रो प्रोपेगेशन जो आर्टिफिशियल मेथड था उसकी ब्रीफिंग भी करी है, ठीक है। आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे नेचर में इंट्रोड्यूस करवा पाए या कैसे नेचर में ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी आपने डिस्कस किया। आपने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन सरल प्रक्रिया थी और तीव्रता से गुणन की प्रक्रिया थी, लेकिन फिर भी प्रकृति में जो स्लो प्रोसेस है, जो जटिल प्रक्रिया है, जटिल होने के साथ साथ धीमी प्रक्रिया गुणन की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन हुआ, वो आया। तो वो क्यों आया? तो आप इसका सीधा कारण ये कह सकते हैं, असामान्य परिस्थितियों में या अनफेवरेबल कंडीशंस जो थी, जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में पादप जो है वो अपने आप को या जीव अपने आप को जटिल प्रक्रम में ले गए, जिससे उस खराब समय से, उन खराब परिस्थितियों से अपने आप को निकालकर बाहर ला सकें। तो इस दौरान लैंगिक जनन जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। अब लैंगिक जनन की पूरी मेथोडोलॉजी जो है वो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, पूरे स्टेप्स भी उसी में हम बात करेंगे। यहां मैं कुछ ब्रीडर्स की बात आपसे कर रहा था, एक आप कह रहे थे कंटिन्यूस ब्रीडर है, दूसरा सीजनल ब्रीडर है। तो इसी के साथ प्लांट्स का एक एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि प्लांट्स में देखिए क्या होता है, जो फ्लॉरिंग प्रोसेस है वो सामान्य होती है और असामान्य होती है। जो सामान्य है उसमें एक निश्चित समय अवधि के बाद पादप में पुष्पन होगा, और जो असामान्य परिस्थिति है उनके कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास इस प्रकार हैं, ठीक है। जैसे ये जो आपने नीला कुरंजी आपने देखा, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना एकेंथेसी का प्लांट है, मोनोकोट है बेसिकली। आपको ये सारा मैंने बता दिया, मोनोकार्पिक है, 12 वर्षों में पुष्प बनते हैं और उसके बाद में ये डेड हो जाता है। 2018 में आखिरी बार इसमें पुष्प देखे गए, अब 2030 में आप इसमें पुष्प फिर से देख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स कंप्लीट लेक्चर नंबर 101। नेक्स्ट लेक्चर 102 में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। एंजॉय द एम्ब्रियोलॉजी। थैंक यू।